Good morning students, myself Simla Sharma, TGT हिंदी टीचर फ्रॉम सेंट जोसेफ पब्लिक स्कूल टाउन। आज का हमारा विषय है क्रिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा क्रिया के भेदों के बारे में, तो हमने कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं उनके बारे में हमने जाना। आज हम पढ़ेंगे बनावट या संरचना के आधार पर क्रिया के भेद। तो बेटा संरचना या बनावट के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद है सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम धातु क्रिया, कृदंत क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। ये 6 भेद होते हैं संरचना और बनावट के आधार पर। और कर्म के आधार पर मैंने आपको 2 भेद बताए थे, अकर्मक और सकर्मक। अब चलिए इनको विस्तार से जानते हैं, इनको डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया कि सामान्य क्रिया क्या होती है, सामान्य क्रिया किसे कहते हैं। देखो, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक ही क्रियापद का प्रयोग किया जाए, यानी ऐसे वाक्य, ऐसे सेंटेंस जिनमें एक ही क्रिया हो। एक और चीज इंपॉर्टेंट देखो इधर कि सभी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं सामान्य क्रिया में ही आती है। यानी बेटा चाहे सेंटेंस सकर्मक क्रिया का हो चाहे वो अकर्मक क्रिया का हो, वो सभी क्रियाएं सामान्य क्रियाओं के अंतर्गत ही आती है। उदाहरण देखो, जैसे पक्षी आकाश में उड़ते हैं या पक्षी उड़ते हैं या पक्षी आकाश में उड़ते हैं। ठीक है, कैसे भी हम सेंटेंस लिखेंगे क्रिया हमारी एक ही है, वो है उड़ना। आई बात समझ में? क्या है हमारी क्रिया? उड़ना। अब जैसे एक सेंटेंस देखो और कि तुम चलो, तुम चलो, ये भी क्या है? सामान्य क्रिया का ही उदाहरण है। नहीं, और भी उदाहरण है, जैसे मोहन विद्यालय जाता है, तो इसमें भी क्या है? जाता है, एक ही क्रिया है। चाहे वो सिर्फ सेंटेंस मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा कि सकर्मक क्रिया हो चाहे अकर्मक क्रिया हो, यानी सकर्मक क्रिया के उदाहरण और अकर्मक क्रिया के उदाहरण सामान्य क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। क्लियर? अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया किसे कहेंगे? देखो बेटा कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है। धातुएं मैंने आपको समझाया था, बताया था, आपको अच्छे से समझाया था कि क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। ओके, तो क्या है कि जो क्रिया 2 या 2 से अधिक धातुओं के मेल से बनती है उसे कहते हैं हम संयुक्त क्रिया। ठीक है, अब इसको देखो उदाहरण से समझो। जैसे उदाहरण हो गया तुम खाना खाकर जाना, यानी आए हो तो खाना खाकर जाना। अब क्या हो रहा है? इसमें हमें 2 क्रिया मिल रही है, खाकर और जाना। अब धातु रूप अगर हम निकालते हैं तो क्या बनेगा? इसमें तो निकल रहा है जा और इधर निकल रहा है खा। 2 क्रियापद आ रहे हैं। हमारी डेफिनेशन में मैंने आपको पहले क्या बताया कि 2 धातुओं के मेल से बनती है। कौन सी क्रिया बनती है 2 धातुओं के मेल से? संयुक्त क्रिया। तो समझ में आ रहा है, यानी एक ही साथ जब 2 क्रियापद प्रयोग में लिए जाते हैं वहां पर होती है संयुक्त क्रिया। अब देखो इसमें मुख्य क्रिया के साथ, मुख्य क्रिया क्या है इसमें? खाकर। मुख्य क्रिया क्या है? खाकर। और जा क्या है? सहायक क्रिया, यानी जाना क्या है? सहायक क्रिया। आई बात समझ में? अब जब भी कभी भी अब ये सहायक क्रिया जब मुख्य क्रिया के साथ आती है तो ये क्या करती है?
क्रिया का विस्तार करती है, क्रिया को बढ़ाती है। और इन्हीं सहायक क्रियाओं को हम कौन सी क्रिया कहते हैं? इनको हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। देखो इधर कि सहायक क्रिया हमेशा मुख्य क्रिया में सहायक होती है, ऐसी क्रियाओं को रंजक क्रिया माना जाता है। अब इसी तरह की रंजक क्रियाएं और भी होती है, जैसे जाना, आना, उठना, बैठना, लेना, देना, ठीक है, ये सारी क्या है? सहायक क्रियाएं हैं। समझ में आई बात? और इन्हीं सहायक क्रियाओं को हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। एक उदाहरण और देखो इधर, जैसे मुझे बुलाया जा रहा है, ठीक है, मुझे बुलाया जा रहा है। अब इसमें मुख्य क्रिया तो क्या है? जा। मुख्य क्रिया क्या है? जा। और रहा है क्या है बेटा? इसका विस्तारक, यानी ये सहायक क्रिया है। आई बात समझ में? ये सहायक क्रिया है और इसे हम रंजक क्रिया भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दो क्रियाओं का प्रयोग किया है। इस प्रकार आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तो मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आई। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण और देखो, कल अतिथि यानी कि मेहमान चले जाएंगे, कल मेहमान चले जाएंगे। अब यहां पर भी चलना और जाना दो क्रियाएं हैं। तो अब शायद आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि कभी भी किसी भी वाक्य में यदि दो या दो से अधिक धातुओं का प्रयोग किया जाता है क्रिया रूप में, तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। हमेशा मुख्य क्रिया के रूप साथ में सहायक क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है और उन्हीं सहायक क्रियाओं को रंजक क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। कि प्रेरणार्थक क्रिया, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि किसी को काम करने के लिए प्रेरित करना। समझ आई बात? कि प्रेरणा का अर्थ है प्रेरित करना, किसी को काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसको प्रेरणा देना। ठीक है, तो एक इसकी डेफिनेशन सो इजी कि क्रिया के जिस रूप से कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। आई बात समझ में? प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं बेटा, एक होता है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और दूसरा होता है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम और द्वितीय, वैसे सिंपल अगर हम पढ़ें तो दोनों प्रथम प्रेरणार्थक हो चाहे द्वितीय प्रेरणार्थक हो, कार्य करने की प्रेरणा हम देते हैं, किसी को बताते हैं कि ये काम कैसे करना है। और कभी कभी क्या होता है कि स्वयं खुद के द्वारा भी कार्य किए जाते हैं। तो इसी के आधार पर हमने इसके दो भेद जाने, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। अब इनको भी हम विस्तार से समझते हैं कि प्रथम क्या होता है और द्वितीय क्या होता है। देखो बेटा, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब होता है कि इसमें कर्ता स्वयं किसी कार्य में शामिल होता है, स्वयं उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, उसे कहते हैं हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। यानी कर्ता स्वयं उस कार्य में शामिल रहता है। जैसे दादी किसको पढ़ाती है? दादी सीता को पढ़ाती है, दादी सीता को पढ़ाती है, यानी दादी खुद सब्जेक्ट है और वो इन्वॉल्व हो रही है, वो खुद कार्य करने की प्रेरणा दे रही है उस गुड़िया को जिसको भी वो पढ़ा रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार जैसे जोकर दर्शकों को हंसाता है, जोकर दर्शकों को हंसाता है, तो हंसा रहा है कौन? जोकर। तो जोकर खुद उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, उसमें खुद उस हंस के दूसरों को हंसने की प्रेरणा देता है। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है बेटा कि सब्जेक्ट जो होता है खुद उसमें कार्य को करने के अंतर्गत खुद शामिल रहता है।
शामिल होकर कार्य करने की प्रेरणा देता है। तो ऐसे सेंटेंस कहलाते हैं प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसमें क्या होता है कि कर्ता खुद उसमें शामिल ना होकर के किसी को काम करने के लिए प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है, उसे कहते हैं हम द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। समझ में आया? अब इसमें कैसे प्रेरणार्थक देंगे? जैसे मालिक नौकर से झाड़ू लगवाता है, ठीक है, पिताजी नौकर से काम करवाते हैं, माँ धोबी से कपड़े धुलवाती है। समझ में आई बात? तो ऐसे काम जिसमें कर्ता खुद शामिल ना होकर के किसी को कार्य करने की प्रेरणा देता है। अब एक चीज और बताती हूं मैं आपको बेटा कि ये जो प्रेरणार्थक क्रिया है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्रिया का रूप जो होता है वो बड़ा होता है। जैसे धुलवाना, बनवाना, खिलवाना, पिलवाना, सिलवाना, इस प्रकार के शब्दों का द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है। और प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है? कर्ता स्वयं उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है। जैसे खेल शिक्षक द्वारा बच्चों को दौड़ना सिखाया गया, या खेल शिक्षक बच्चों को दौड़ाता है, तो ये क्या है? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया किसी से काम का करवाना, ठीक है। तो ये थी प्रेरणार्थक क्रिया। तो आज हमने देखा कि संरचना और बनावट के आधार पर क्रिया के भेद, कितने भेद है? 6। हमने सामान्य क्रिया के बारे में जाना कि किसी भी वाक्य में एक ही क्रियापद होता है, उसे कहते हैं हम सामान्य क्रिया। और सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया दोनों के उदाहरण भी सामान्य क्रिया के अंतर्गत ही आते हैं। फिर हमने पढ़ा संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया में क्या होता है बेटा? क्रियापद दो धातुओं के मेल से बनता है। तो एक होती है मुख्य क्रिया और दूसरा होता है सहायक क्रिया। और जो सहायक क्रिया होती है उसे ही हम रंजक क्रिया भी कहते हैं, ठीक है। फिर हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया, यानी किसी को प्रेरित करना, काम करने के लिए प्रोत्साहित करना, उसे कहते हैं हम प्रेरणार्थक क्रिया। यानी सब्जेक्ट कर्ता खुद कार्य ना करके किसी को काम करने की प्रेरणा दे। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद है, प्रथम और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम क्रिया में क्या होता है कि सब्जेक्ट खुद कार्य करने में सम्मिलित रहता है, खुद वहां पर शामिल रहता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि सब्जेक्ट जो होता है कर्ता उसमें सम्मिलित ना हो करके किसी दूसरे को काम करने के लिए प्रेरित करता है। समझ आई बात? तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू सो मच।